हे गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 15। जो हमारा चैप्टर 15 है वो क्या है? प्रकाश। आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है और हमें किन किन स्रोतों से प्रकाश मिलता है। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों, हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंज को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश की किरण पुंज को आते हुए आपने देखा होगा। संभव तो आपसे कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने हमेशा देखा हैगा, जब हम सूर्य को देखते हैं तो उसमें से आता हुआ हमें प्रकाश दिखाई देता है, या हमारी जो स्कूटर, कार वगैरह रहती है उसमें से भी हमको क्या दिखाई देता है, जो हैंड लैंप रहते हैं उनसे आता हुआ हमें प्रकाश दिखाई देता है, या हमारी मोबाइल की टॉर्च रहती है उससे भी हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो ये सारे अनुभव हमें क्या संकेत करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर ये सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? रेलगाड़ी का अग्रदीप, ये हमको अग्रदीप दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है ये। अब प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा छठी में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से फिर और मोड़कर देखा था। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया था? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जैसे कि कोई पाइप है, अगर वो सीधा है तो वो क्या होगा, उसमें से प्रकाश गमन करेगा। लेकिन अगर वो पाइप जो है क्या है, मुड़ा हुआ है, तो उसमें से क्या होगा, प्रकाश गमन नहीं करेगा। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ या सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? अब हम जानेंगे कि अगर प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर, सतह पर पड़ेगा तो क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक मोमबत्ती की ओर सीधे और मुड़े हुए पाइप को देखना। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीधे पाइप से, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको? प्रकाश गमन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको प्रकाश गमन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जैसे कि कोई चमकदार चीज़ होगी, अगर हम उस पर प्रकाश डालेंगे तो वो क्या होगा, वो वहाँ से हमको वापस से लौटता हुआ है, उसकी दिशा बदल जाएगी। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? जैसे कि हम देखते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, जल में वस्तुओं का परावर्तन। यहाँ ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, बहुत सारी पेड़ और झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ हमको इस जल में क्या दिखाई दे रहा है, उन वस्तुओं का परावर्तन दिखाई दे रहा है। कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? अब हम ये जानेंगे, जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। क्या कक्षा छठी में कुछ पढ़ चुके दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि अगर दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है, उसकी दिशा को बदल देता है, और यही क्या कहलाता है, प्रकाश परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था? पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही थी, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परिवर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुएं के पानी में दोबारा परावर्तन। जैसे कि ये शेर है, इसका परावर्तन कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको? कुएं के पानी में। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 15.1। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 झिर्रियां स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पर
एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये प्रकाश पड़ा और फिर यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? अब हम क्या करेंगे, टॉर्च को थोड़ा इधर उधर हिलाकर देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसकी दिशा में। परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां दिखाई देती है या झिर्रियां का प्रतिबिंब है? पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। क्या आप उससे सहमत हैं? आगे देखते हैं हम। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। चेतावनी। अब हम चेतावनी देखते हैं। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। अब हम देखते हैं, एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है? प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखते हैं हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, समतल में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है हमको। ये कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है और समान जो साइज का दिखाई देता है। बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं इसके लिए। क्रियाकलाप 15.3 शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा के एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के सामने रखी बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसकी उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर, चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब हम देखते हैं दक्षिण या वाम। 15.3 में दक्षिण या वाम देखते हैं हम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप दर्पण में आपके प्रतिबिंब का एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 15.4 देखते हैं हम यहाँ पर। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब में दक्षिण वाम प्रतीत होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं।
एक समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। अब आपने वाम बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है, ध्यान पूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई देता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं, बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचलित प्रकार से लिखा था। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, हमारा रोगी वाहन है और यहाँ पर क्या लिखा है, एम्बुलेंस। किस प्रकार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, विचित्र प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है। जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन में लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं के छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है। गोली दर्पण से खेल। अब 15 पॉइंट में गोली दर्पण से खेल खेलते हैं। पहेली तथा बूझो शाम काल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के भारी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। यहाँ भी चम्मच या कोई भी चक्री वर्कित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप 15.5। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है। क्या यह साइज प्रतिबिंब सीधा है। क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा या बड़ा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। चम्मच का वर्कित चमकदार पृष्ठ एक गोली दर्पण एक दर्पण की भांति कार्य करता है। कौन सा वाला, चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ। गोली दर्पण वक्रित दर्पण में सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, अवतल, यह परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण, और ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, उत्तल दर्पण दिखाई दे रहा है। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोली दर्पण क्यों कहते हैं। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, उत्तल दिखाई दे रहा है और ये अंदर वाला अवतल दिखाई दे रहा है। गोली दर्पण गोले के एक भाग है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखिए क्या अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को के लिए भी सही है। क्रियाकलाप
क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण या स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अवतल दर्पण पर सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कागज पर हमको दिखाई दे रहा है। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए क्रियाकलाप 15.2। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसे पर्दे पर हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक। और जिसे नहीं देख सकते उसे आभासी कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 15.7। अवतल दर्पण को चित्र 15.15 के दिखाए अनुसार मेज पर रखें। किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है पर लगाइए। गत्ते की शीट लगभग 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुँचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? या मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इससे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट हो, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करना संभव है? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए टार्च, कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। टॉर्च का परावर्तक हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, बूझो ने अपनी साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उससे उत्सुकता हुई कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोली दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का दर्पण है? यह ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 15.8। क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप स्कूटर के पार्श्व दर्पण साइज मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है।
उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, उत्तल दर्पण कैसा दिखाई दे रहा है, पार्श्व दर्पण के रूप में दिखाई दे रहा है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, आपने आवर्धक लेंस, हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार की लेंस ही है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या एक आवर्धक लेंस है जो क्या करती है, हमारे छोटे शब्द को बड़ा कर देती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हुए अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल तथा अवतल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस, और ये क्या है, अवतल लेंस दिखाई दे रहा है। चेतावनी, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। क्रियाकलाप 15.9, एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए देखा था कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? अब हम यहाँ देख सकते हैं, सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या कर सकता है, अंदर की ओर ले जाता है, और ये क्या करती है, बाहर की ओर अपसारी कर देती है, और वो क्या करता है, अभिसारी करता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, आइए देखिए क्रियाकलाप 15.10, एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखिए, एक स्टैंड पर लगाइए जैसे कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में। यहाँ हम देख सकते हैं विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहे हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब के किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है? यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं, या पहले हमने क्या देखा था, क्या यह वास्तविक है या आभासी है?
ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है। किसके द्वारा? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रियवर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आकृ के रूप में दिखलाई देता है। यहाँ हम देख सकते हैं क्या है, इंद्रधनुष हमको दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष में कई सारे रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने वर्ण रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब साबुन के बुलबुले बनते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीढ़ी, इसमें क्या हमको अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। क्रियाकलाप 15.11। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। क्या आप देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे वर्ण की यहाँ देख सकते हैं चित्र? यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश को 7 वर्ण में विभक्त कर सकते हैं। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.12। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए और दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों में विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके या घूम सके। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 7 वर्णों की डिस्क और ये तेजी से घुमाने पर क्या होती है? श्वेत प्रतीत होती है। अब हम देखते हैं, डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन डिस्क कहते हैं। अब हम देखते हैं, पहेली को एक अदिति विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया था। जब लट्टू का घूर्णन करता है तो वह लगभग कैसा? श्वेत या सफेद दिखाई देता है। ये क्या हमारा 7 वर्णों का लट्टू दिखाई दे रहा है। प्रमुख शब्द: अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब बिंब, आवर्धक लेंस, पश्च दृश्य दर्पण, प्रिज्म, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोली दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अभिसारी लेंस और अपसरित और अपसारी लेंस। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से जान लिए हैं। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है।
अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। जैसे जो हमारा सफेद प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, वो कितने 7 वर्णों का मिश्रण है। अब हमको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।